Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will start with the Unit 9 UGC Code 55 syllabus and we start with the fundamental of labor welfare. आपको पता है जितना भी लेबर वेलफेयर है, जैसे आप फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा हो, आपने कहीं भी पढ़ा हो, ये सारा आज हम स्टार्टिंग से फिर पढ़ेंगे क्योंकि आपकी यूनिट 9 बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन आप इसमें बहुत सारा रिपीटेटिव भी है। जैसे आपने कहीं चाइल्ड का पढ़ लिया, स्पेसिफिक एज, कहीं एडोलसेंट का पढ़ लिया, कहीं फीमेल का वेलफेयर पढ़ लिया, ये सारा फिर से हम रिवाइज करेंगे। पहली बात, इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, जितना भी 25 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और उसके बाद और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप इस टॉपिक को कराइए, या फिर मैम आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कराना है, या फिर आप पीडीएफ के नोट्स शेयर करिए। देखिए बच्चे, अभी मेरी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। अब जैसे ही मैं प्रॉपरली वेलबींग हो जाऊंगी उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू सेशन करूंगी, लेकिन अभी मेरा जो टारगेट है आपको प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस कराना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या करेंगे कंप्लीट। आज हम, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो इसमें हम सबसे पहले लेबर वेलफेयर का फंडामेंटल फिलॉसफी होती क्या है एक्चुअल में, उसके बाद हम स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर पढ़ेंगे, टाइप, क्लासिफिकेशन, थ्योरी, प्रिंसिपल, एजेंसी ऑफ लेबर वेलफेयर एंड आईएलओ के कंटेक्स्ट में क्या लेबर वेलफेयर है और कौन कौन सी कैटेगरी है लेबर की। और उसके बाद लास्ट में हम 25 पीवाईक्यू करेंगे। आप मेक श्योर रहिए इसके बाद कहीं भी नहीं आ सकता क्योंकि इतना डिटेल है लेबर वेलफेयर का, जैसे कि अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट बनाइए अपना, क्योंकि देखो जितना हम बड़ा टारगेट बनाते हैं उतनी हम ज्यादा मेहनत आती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए कंसेप्ट आता है कि लेबर वेलफेयर है क्या। तो अगर हम मान करें कि अगर कोई आपसे कहे कि आपको अगर कोई ज्यादा वेजेस दे रहा है तो वो लेबर वेलफेयर है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज जो आपकी कंफर्ट और आपकी इंप्रूवमेंट के लिए की जाती है, आपके सोशल डेवलपमेंट के लिए करती है, जो भी वेज पेड जो आपको दिया है उससे ऊपर है, ठीक है, वो कहलाता है आपका लेबर वेलफेयर। और इसमें कोई नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्री नहीं है। नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्री का मतलब होता है जैसे कहीं आपको बोल दिया कि हेलमेट मैंडेटरी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने वेलफेयर दिया क्योंकि मैं हेलमेट प्रोवाइड दिया हूँ, क्योंकि वो तो आपकी नीड है आपकी कंपनी की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेबर वेलफेयर कहलाता है। लेबर वेलफेयर क्या हो गया, जो आपको वेज के अलावा आपके इनहेंसमेंट लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, आपकी टोटलिटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो हम देते हैं उसे हम वेलफेयर बोलते हैं। और एक एनएम जोशी थे, उन्होंने भी बोला कि ये क्या है। आपको पता है एनएम जोशी कौन है? फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया है। उन्होंने बोला कि कोई भी चीज जो ओवर एंड अबव द मिनिमम स्टैंडर्ड, जो फैक्ट्री एक्ट ने हमारा बताया कि इतना इतना आपको देना है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हो तो वो आपका क्या है, लेबर वेलफेयर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखो नेसेसिटी, जैसे मैंने आला कि हर कंपनी में क्या है, एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ये वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर क्या है कि आपको थोड़ा सा एसी रूम दे दिया, ठीक है, और आपको क्रिच फैसिलिटी दे दी, आपको ब्रेक टाइम दे दिया जिसमें आप जाके रेस्ट कर सकते हो, ये आपका जो फैक्ट्री एक्ट में उससे अगर आप वर्क करते हो तो वो आपका लेबर वेलफेयर कहलाएगा। Then come to the total concept of velocity. टोटल कंसेप्ट क्या है कि लेबर वेलफेयर क्या है, टोटल कंसेप्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल कंसेप्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि वेलफेयर ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी करती है, मतलब सिर्फ आपने फिजिकली उसका हेल्थ सेफ्टी हाइजीन देख लिया तो इसका मतलब आप वेलफेयर कर रहे हो। नो, वेलफेयर का मतलब आपका फिजिकली, मेंटली, मोरल, सोशल, एवरीथिंग यू हैव टू फोकस ऑन वर्कर। ठीक है, तो जैसे फिजिकल, तो ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल स्टेट है। फिजिकल का मतलब उसमें हेल्थ होगी, आपकी सेफ्टी होगी, हाइजीन होगी। मेंटल मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, आपका वर्क लाइफ बैलेंस करे, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, और आपका स्ट्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको काउंसलिंग करी जाए। मोरल, आपका एथिक्स, एजुकेशन, कुछ ऐसी चीजें, कल्चर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कराए जिससे कि बच्चे क्या होता है, मोटिवेशन आए। सोशल, फैमिली, कम्युनिटी, वेलबींग, हाउस हाउस प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स प्रोवाइड कराएं, तो ये कहलाती है हमारा वेलफेयर। तो आई होप आपको कहीं भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि अच्छा वेलफेयर क्या है, फिजिकली है सिर्फ या मेंटली है, नहीं, ये क्या है, टोटल कंसेप्ट है। मतलब इसके साथ साथ आपको फिजिकल भी, मेंटल भी, मोरल भी और सोशल भी, सारी चीजें होना जरूरी। लुक एट दिस इमेज, देखो मेंटल पीस भी है आपका, ठीक है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और फैमिली लाइफ के लिए स्कूल चिल्ड्रन है, और मोरल एथिक्स भी है आपका। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर कहलाता है। देन कम टू द वेलफेयर एज ए सोशल मेडिसिन। आपको पता है ये एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस टर्म। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब हम कोई भी कंपनी में वर्कर काम करते हैं तो उनको क्या होता है, सोशल डिसीज हो जाती है। जैसे कि सोशल डिसीज क्या हो गई, फैटिग हो गई, एक काम को आप परमानेंट करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो आप बोर हो रहे हो।
ठीक है, इंडस्ट्री अनरेस्ट हो गई है या एलिनेशन हो रहा है, मतलब आप क्या सिर्फ अपने आप को वहीं तक देख जा रहे हो, तो ये क्या है, एज ए डिसीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे वेलफेयर कैसा काम करता है, एक्ट एज ए क्योर एंड प्रिवेंटिंग मेडिसिन की तरफ काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करता है, फ्रिक्शन बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन सोर्स, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप पूरे टाइम एक टाइम काम करो तो आपको क्या किया, अच्छी सी कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा दी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि पहला जो व्हाइटले कमीशन था 1929 में, वो फर्स्ट था जो कि आपको हीलिंग अप्रोच, तो आपको अगर कोई पूछा जाए कि सोशल मेडिसिन ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो यू नो वेरी वेल इट्स कम फ्रॉम द व्हाइटली कमीशन, ठीक है। देन देखो इस तरीके से आप काम करते करते थक रहे हो, देन आपको क्या दी, हीलिंग रेस्ट वाइटलिटी, तो ये क्या है, जो सोशल मेडिसिन की तरह काम करता है। देन कम टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ वेलफेयर। पॉजिटिव साइड क्या है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है वर्कर को, उनको अच्छी सी लाइफ दी जाए। नेगेटिव साइड क्या हो गया कि ये आपको एक्ट एज ए बफर टू प्रिवेंट द इविल इफेक्ट। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, लोग गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहलिज्म करना कर देते हैं, डेट लेते हैं, तो इन सबको साइड में करके अब वो क्या करेंगे, एक हेल्दी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, क्रेडिट सोसाइटी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड है। देन कम टू द 2026 जीआरएफ एक्ट। आपको पता है अब डिजिटल वेलफेयर आ गया, क्योंकि आप कितना भी फोकस ओल्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, लेकिन जब तक आपने कोई भी अपडेटेड वर्जन नहीं पढ़ा तो आपकी जो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा अपने आप को एक अपडेट रखो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो अपडेट करना पड़ता है ना, ऐसे अपनी नॉलेज को भी हमें अपडेट करना पड़ता है। अब क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं डिजिटल राइट हो गया है, digital right to disconnect being considered a welfare amenity where worker are not harassed after the hour, ठीक है। तो अब डिजिटली भी आपको हो गया। और एक कहीं और दूसरा क्या है, गिग इंक्लूजन, मतलब फर्स्ट टाइम वेलफेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोगों के लिए जो 10 to 6 PM ऑफिस डेस्क पे काम कर रहा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो प्लेटफॉर्म है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है, वहां पे भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये यहाँ पे वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। देन कम टू द स्कोप। अभी हमने क्या पढ़ा, लेबर वेलफेयर पढ़ा कि होता क्या है, इतना पढ़ा। देन हमने टोटलिटी कंसेप्ट पढ़ा, देन हमने लेबर वेलफेयर सोशल एज ए मेडिसिन पढ़ा। देन अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स, ये बहुत जरूरी है। स्कोप्स जैसे आपको पता होना चाहिए, जो मालवीय कमेटी फ्रेमवर्क थी 1969 में, उसने 3 कैटेगरी में स्कोप को डिवाइड किया। फर्स्ट वन द स्टैच्यूरी, द फ्लो, जिसे हम बोलते हैं द फ्लो। ये क्या होगा, ये वो कैटेगरी है जिसमें लीगली मैंडेट है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपको क्रिमिनल ऑफेंस या फिर आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। ये होगी हमारी द फ्लो। देन सेकंड इज द वॉलेंट्री, द सीलिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन कैपेसिटी टू पे। वहां पे क्या, अगर आपकी कंपनी की कैपेसिटी है तो आप और अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो, और अच्छा एसी फर्निश रूम दे सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो बच्चों के लिए। ये होती है हमारी वॉलेंट्री, ठीक है, कैपेसिटी के ऊपर। मतलब ये तो स्टैच्यूरी वाली सबको ही देनी है, लेकिन इसके अलावा आप वॉलेंट्री दे सकते हो। देन कम टू द म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प क्या होगी कि ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें क्या है, ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर खुद फंड करते हैं और दोनों मिलके कॉर्पोरेट हेल्प करके अपने आप को वेलफेयर फैसिलिटी देते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। देन कम टू द इन डिटेल, तो इसको पता क्या है कि कहाँ कहाँ तक वेलफेयर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मालवीय कमेटी है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कमेटी ऑन लेबर वेलफेयर, इन्होंने 3 बकेट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैच्यूरी वेलफेयर जो कि मैंडेटरी बाय लॉ है, जो पहले फैक्ट्री एक्ट था। आपको पता है जितनी भी लेबर वेलफेयर फैक्ट्री एक्ट है वो हमें फिर से पढ़ने, तो आपके लिए इजी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छे से आता है, ठीक है। एंड अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ जो कोड है हमारा उसके अंदर है, जैसे एग्जांपल होगा कैंटीन फर्स्ट एड। देन कम टू द वॉलंटरी वेलफेयर। वॉलंटरी वेलफेयर क्या होगी, जो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयर की चॉइस, जो मतलब उसकी कैपेसिटी है इसलिए वो आपको दे रहा है, ट्रांसपोर्ट दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। देन म्यूचुअल वेलफेयर क्या होगी, जो ट्रेड यूनियन देती है, जैसे दोनों अपना सेल्फ हेल्प है ना ये, तो जैसे आप अपनी हेल्प करके अपने आप को वेलफेयर फैसिलिटी में। कम टू द 3 पिलर, देखो और डिटेल, क्योंकि ये 3 पिलर आपको इतना तो याद है मालवीय में आना चाहिए, और 3 कैटेगरी होती है। अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैच्यूरी मींस एम्प्लॉयर मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है। देन वॉलंटरी एम्प्लॉयर है, वो उसकी कैपेसिटी है। देन म्यूचुअल में ट्रेड यूनियन है। तो अब आपको आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्कोप एंड नॉन परफॉर्मेंस। अगर आपको नहीं करोगे ये सारी चीजें तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस देना पड़ेगा। ये कैपेसिटी ऑफ पे के लिए, और ये हमारा वर्कर रिफंड करते हैं उनके बेसिस पे, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। देन कम टू द स्टैच्यूरीज को। अब हम ये मालवीय कमेटी का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थी कोड 2020। जैसे कि आपको पता है अब इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 नवंबर 2025 से। अब ये सारे एक्ट हमारे अब्सोल्यूट हो रखे हैं।
तो अब वेलफेयर, अब पहले क्या था, अब आपको यहाँ से देखो आपका फैक्ट्री एक्ट भी दोबारा से रिवाइज हो रहा है। तो पहले क्या था कि जो वेलफेयर ऑफिसर थे कि वहां कब अपॉइंट करते थे, जब आपके 500 या उससे ज्यादा वर्कर होते थे। लेकिन अभी कितना है, ओएसएस कोड के अंदर अगर आपके 250 प्लस वर्कर हैं तो आप प्रोवाइड, आपको मतलब मैंडेटरी है वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकंड वन इज द कैंटीन। कैंटीन का क्या था कि पहले क्या था कि आपका जो था 250 था, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके फैक्ट्री एक्ट पढ़िए दोबारा से, और फिर आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, मतलब मुझे तो सब पहले से आता है ना, क्योंकि सारा फैक्ट्री एक्ट का ही वेलफेयर है। तो अब देखो पहले क्या था 250 वर्कर थे, अब कितना हो गया 100 प्लस वर्कर, ठीक है। देन क्रेचेज। क्रेचेज पहले क्या था कि पहले आपका था कि जैसे फैक्ट्री एक्ट का अलग था, प्लांट का अलग था, कि अगर फैक्ट्री एक्ट में था कि अगर 30 वीमेन वर्क कम करती है तो आपको क्रेचेज, क्रेचेज क्या होता है, जब बेबी होते हैं तो उनके लिए फैसिलिटी, एक रूम, सेपरेट रूम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि उन्होंने बोला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा नहीं है फैक्ट्री, इवन आईटी पार्क हो, जहां पे अगर 50 इंप्लॉई काम कर रहे हैं वहां पे आपको क्रेचेज देना मैंडेटरी है। मतलब फीमेल का नहीं रहा, जहां 50 है भले एक वीमेन क्यों ना हो, लेकिन आपको क्रेचेज फैसिलिटी देनी पड़ेगी। देन कम टू द वॉशरूम, लॉकर रूम। आपको पता है कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि सेपरेट होना चाहिए, किसी के लिए ही नया है कि मेल फीमेल, और पहले आपको पता है ट्रांसजेंडर जो कॉलम था वो नहीं था, अब आपकी 3 कैटेगरी आई, उन्होंने जेंडर के बेसिस पर कर दिया, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अब वो हमारे स्टैट्यूटरी स्कोप के अंदर आ गया। आपको मैंडेटरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डिग्निफाइड फैसिलिटी देनी पड़ेगी। देन वन मोर पॉइंट, आपको याद हो तो मैंने आपको इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन जो एक्ट पढ़ाया था, उसमें आपने बोला आप जनरली अलाउंसेस देना मैंडेटरी है, ठीक है। जब वो होम से ईयर में एक बार आपको देना पड़ेगा, होम से होस्ट में, मतलब जैसे सपोज करो बिहार का वर्कर है, दिल्ली में आके काम कर रहा है, तो बिहार टू दिल्ली, जब दिल्ली से बिहार जाएगा जब, और बिहार से दिल्ली आएगा, मतलब पूरा एक अलाउंसेस देना स्टेचुरी वेलफेयर है। तो आपको पता चल गया स्टेचुरी जो स्कोप है मतलब मैंडेटरी है, और वो कब होंगे जब किसी एक्ट में मेंशन होगा, तो जनरली अलाउंसेस भी आपका। देन इस तरीके से आप समझ सकते हो, देखो पहले कितने थे 250, अब कितने हो गए हमारे 100 प्लस वर्कर, वेलफेयर ऑफिसर अब 250 प्लस वर्कर पर हो गया। देन अब आपका क्रेचेज रिक्वायर्ड हो गया 50 प्लस वर्कर पर। वुमेन पहले क्या था कि विमेन होगा जब भी होगा, अब आपका कहीं भी 50 वर्कर है, भले एक ही फीमेल है तब भी आपको करेगा। देन आपको डिग्निफाइड फैसिलिटी है जैसे वॉशरूम वगैरह की, और जनरल अलाउंसेस भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, स्टैट्यूटरी लेबर वेलफेयर है। स्टैट्यूटरी लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि आपके मैंडेटरी वेलफेयर है, ठीक है। देन कम टू द रिलेटिव नेचर। आपको पता है वेलफेयर क्या है, एक इनका स्कोप क्या होता है, फिक्स नहीं होता, इट्स अ मूविंग टारगेट। मतलब ऐसा नहीं जैसे इकोनॉमिक स्कोप हो गया इन ए रिसेशन, अब आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमिक पे भी डिपेंड करता है, पॉलिटिकल पे भी डिपेंड करता है, सोशल स्कोप पे भी डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है, हम इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट था रिलेटिव। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सारा स्कोप ही पढ़ रहे हैं। मालवीय कमेटी ने 3 स्कोप दिए, उसके बाद ओएसएस कोड में क्या हो गया, ये आपका प्रॉपर सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। कहीं भी आपका ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस हो, सिलेबस है पर डिटेल में है, क्योंकि जेआरएफ में आपको सिंपल नहीं पूछेगा वेलफेयर क्या होता है, ठीक है, वो ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो इकोनॉमिक स्कोप कैसे होगा, सपोज करो रिसेशन हो गया तो कहीं कहीं जो वॉलेंट्री स्कोप है वो श्रिंक हो जाएगा, है ना, और बूम में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स अ रिलेटिव। एंड पॉलिटिकल स्कोप, प्रो लेबर गवर्नमेंट है तो आपका स्टैट्यूटरी स्कोप है वो एक्सपेंड हो जाएंगे, जैसे जो आपका लेबर के बारे में सोचती है, उसके लेबर के बारे में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो स्टैट्यूटरी स्कोप है वो एक्सपेंड हो जाएंगे। देन सोशल स्कोप, सोशल स्कोप हो गया जैसे कि इशू ऑफ मेंस्ट्रुएशन लीव या मेंटल हेल्थ डे आर करेंटली मूविंग फ्रॉम द वॉलंटरी स्कोप इनटू द स्टैट्यूटरी डिस्कशन। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये जो सारी चीज है अब वो कहीं ना कहीं डिस्कशन होके, पहले ये वॉलंटरी थी अब ये स्टैट्यूटरी डिस्कशन हो रहा है कि ऐसा मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक। देन कम टू द हिस्टोरिकल स्कोप कमिटी। ये तो हमने मालवीय कमिटी पढ़ी, लेकिन ये आई कहां से, किस तरीके से, तो जो मैंने आपको बताया जो रॉयल कमीशन लेबर थी व्हाइटली, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इंडियन वर्कर स्कोप ऑफ लाइफ एज मिजरेबल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा कि हमारे जो वर्कर है उनके साथ क्या है, उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। देन आपने उसके बाद पढ़ा हुआ गिलगिट पेमेंट वेजेस एक्ट भी यहीं से आया। देन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी जो रेक कमिटी थी जो 1944 में, यहाँ से मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो इन्होंने स्कोप को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया सोशल सिक्योरिटी। उन्होंने बोला सोशल सिक्योरिटी भी पार्ट है हमारे वेलफेयर का, मतलब इन्हें एक्सपेंड कर दिया इस स्कोप को। देन कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर जैसे मालवीय आई थी 1969 में, जैसे मैंने आपको बता दिया इन्होंने 3 दी थी, स्टैट्यूटरी, वॉलंटरी एंड म्यूचुअल सेल्फ हेल्प। देन सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जो कि आपको पता है इन्हीं की वजह से हमारे
4 कोड आए हैं जो अभी इंप्लीमेंट हुए हैं, सारे लॉ अब्सोल्यूट हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूनिफाई, उन्होंने बोला कि सारे वेलफेयर है वो हमारे किसके अंदर आ जाए, 2020 कोड के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री, इन्हें आप क्रोनोलॉजिकल में याद रखिएगा। एंड इंक्लूजन, कौन कौन सी चीज है जो लेबर वेलफेयर में नहीं है, ये भी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आपको पता है बेसिक मिनिमम वेजेस, अगर आप सोचो कि आप मिनिमम वेजेस देके ये कह दो कि ये वेलफेयर है, नहीं, ये क्या है हमारा, ये राइट है, वेलफेयर नहीं है, ठीक है। बोनस इंसेंटिव, ये प्रॉफिट शेयरिंग है, ये भी वेलफेयर नहीं है। रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये भी सोशल सिक्योरिटी है, जब आप उस टाइम पे ये हेल्प करती है जब आप ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, डिसेबल होते हैं उस टाइम पे, तो ये भी हमारा वेलफेयर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या वेलफेयर नहीं। देखो स्कोप, वैलिड वेलफेयर मैंने बोला कैंटीन, फर्स्ट एड, क्रचेज, ये है। ये नहीं है आपका कि आपने, आपका राइट है उसे वेलफेयर के नाम पे आप वो बोले कि यस हम तो मिनिमम वेज दे रहे हैं, हम बहुत भला कर रहे हैं, नहीं भाई, ये तो आपका राइट है, ये आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो आपका क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। 10 टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर, ये आप इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कहीं भी पीवाईक्यू में 1-2 क्वेश्चन इससे आता ही है। लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा दूं, अगर आपको इंट्रामोलर और एक्स्ट्रामोलर पढ़ने हैं तो आपको माइंड में एक चीज बनानी है, ठीक है। इंट्रामोलर क्या होता है, अगर आप याद रखिएगा, विद इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री गेट के अंदर जितनी भी आप वेलफेयर फैसिलिटी दे रहे हो वो सब क्या कहलाएगी, इंट्रामोलर। एक्स्ट्रामोलर क्या हुआ, फैक्ट्री के आउटसाइड, ठीक है, आपने उनको स्कूल प्रोवाइड करा दिया या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे दी या फिर आपने उनको हाउस दे दिया, ठीक है, वो होगी एक्स्ट्रा मोलर एक्टिविटी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, इंट्रा मतलब इनसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। देन कम टू द क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर, ये बहुत जरूरी है। इंट्रामोलर क्या होता है, इनसाइड द फैक्ट्री ऑफिस, जब आप उसके अंदर दे रहे हो, जैसे कैंटीन हो गया, क्रचेज हो गया, रेस्ट हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, लेट्रिन होगी, वॉशिंग फैसिलिटी होगी, लाइटिंग होगी, वेंटिलेशन हो गया, सेफ्टी हो गया एंड गियर फर्स्ट एड हो गया। देन एक्स्ट्रामोलर में आउटसाइड द वर्क प्लेस, आउटसाइड द वर्क प्लेस मतलब हाउसिंग, एजुकेशन, मतलब उनको आप हाउस प्रोवाइड करा रहे हो, बच्चों के लिए एजुकेशन दे रहे हो, कोई क्लब, स्पोर्ट्स, हॉलीडे होम, ट्रांसपोर्ट या मैटरनिटी क्लिनिक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट्स कम अंडर द एक्स्ट्रामोलर। अब आपको क्या माइंड में रखना है, आपको बस इतना से याद रखना है, इंट्रामोलर वेलफेयर मींस इनसाइड द वर्क प्लेस, मतलब जहां पे आप काम करो वहां अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है, सपोज आपको क्लीन कैफेटेरिया मिल रहा है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटी मिल रही है या आपको फर्स्ट एड स्टेशन मिल रहा है, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रामोलर वेलफेयर। एक्स्ट्रामोलर में क्या रखना है, आउटसाइड द फैक्ट्री, मतलब आपको हाउसिंग कॉलोनी मिल गई या आपको पार्क एंड प्ले ग्राउंड मिल गया, स्कूल मिल गया बच्चों के लिए, तो ये आपका एक्स्ट्रामोलर वेलफेयर। देन कम टू द, अब हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल लोकेशन, हम कोई भी क्लासिफिकेशन स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जेआरएफ पता नहीं कहां से कोई सा भी नेट वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम, एजेंसी, ये एजेंसी की कौन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे, जिसे इसे पानन-डिकार क्लासिफिकेशन भी कहला जाता है। जैसे एक हो गया इंप्लॉयर वेलफेयर, इंप्लॉयर वेलफेयर का मतलब हो गया कि जो फैसिलिटी हमारा मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो हमारे जो कंपनी का ओनर है या कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, मे बी इट्स कुड बी स्टैच्यूरी, मतलब वो आपको लीगल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और मे बी द वॉलेंट्री, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो आपको अगर एक्स्ट्रा दे रहा है। तो फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉयर वेलफेयर, मतलब ये एजेंसी है जो प्रोवाइड करा रही है। सेकंड वन इज द वर्कर वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर मतलब फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई ट्रेड यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने मालवीय कमेटी पढ़ी थी, जो म्यूचुअल सेल्फ हेल्प है, जो वर्कर क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन ही क्या करती है कि वो कोई इंश्योरेंस स्कीम निकाल ली, ठीक है, या सेवा इंश्योरेंस स्कीम ऑलरेडी, तो ये हमारा वर्कर वेलफेयर के लिए होती है। देन कम टू द स्टेट वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर क्या होगी आपकी, जो फैसिलिटी हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, फॉर एग्जांपल ईएसआई हॉस्पिटल, लेबर वेलफेयर बोर्ड, सेंटर बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन। तो आपको याद होना चाहिए एजेंसी कितनी है हमारी, 3, एम्प्लॉयर, वर्कर एज स्टेट। देन कम टू द स्टैच्यू। अच्छा एक चीज और माइंड में रखो कि एक तो हमने आपको भी पढ़ाया इंट्रामोलर और एक्स्ट्रामोलर, इंट्रामोलर में जो मैंने आपको बताया कि इनसाइड द फैक्ट्री, एक्स्ट्रामोलर में बताया आउटसाइड द फैक्ट्री, लेकिन इंट्रामोलर में कौन सी ऐसी है जो स्टैच्यूरी है और कौन सी ऐसी है जो वॉलेंट्री है। जैसे कि स्टैच्यूरी का मतलब होता है लीगली जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आपकी फैक्ट्री को करोगे नहीं तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इंट्रामोलर प्लस स्टैच्यूरी कौन सी होगी, कैंटीन, जिसमें अभी आपको पता है कि 100+ वर्कर है, ठीक है, जो अभी मैं अपडेटेड डेटा के बेसिस पे बता रही हूँ, क्रेचेज है 50+ वर्कर है, ठीक है, तो ये हमारी इंट्रामोलर प्लस स्टैच्यूरी होगी। अच्छा ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो इंट्रामोलर प्लस वॉलेंट्री है, ठीक है, तो अब इंट्रामोलर हो गए इनसाइड द फैक्ट्री, इनसाइड फैक्ट्री में आप क्या करो, एयर कंडीशन वर्क स्टेशन दे दिए, ठीक है, एसी वाले, या फिर आपने जिम इनसाइड द ऑफिस कर दी,
फ्री गवर्नमेंट स्नैक्स कर दिए, ठीक है, गवर्नमेंट स्नैक्स। तो ये क्या हो गया हमारे इंट्रामोलर प्लस वॉलेंट्री, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। देन कम टू द एक्स्ट्रामोलर प्लस स्टैट्यूटरी, मतलब जो बाहर है लेकिन मैंडेटरी है कि आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे हाउसिंग फॉर प्लांटेशन वर्कर, क्योंकि आपको पता है जो न्यू कोड आया उसमें है मैटरनिटी बेनिफिट। आपको पता है कि अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले जाते हैं, क्योंकि वो तो आउटसाइड है ना वर्क प्लेस। तो ये हमारे कौन से हो गए एक्स्ट्रामोलर स्टैट्यूटरी। देन कम टू द एक्स्ट्रामोलर वॉलेंट्री, जैसे स्कॉलरशिप देख लिया आपने हायर स्टूडेंट वगैरह चिल्ड्रन के लिए, या हॉलीडे होम हो गया गोवा में। तो इस तरीके से हमारी ये कौन कौन सी स्टैट्यूटरी प्लस क्लासिफिकेशन मतलब लोकेशन के बेसिस पे और वॉलेंट्री स्टैट्यूटरी के बेसिस पे ये हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। लुक एट दिस मैंने बोला इंट्रामोलर स्टैट्यूटरी क्या हो गई मैंडेटरी वर्कप्लेस कैंटीन, एक्स्ट्रामोलर स्टैट्यूटरी क्या हो गई ट्रांजिट बस, वॉलेंट्री इंट्रामोलर क्या हो गया लग्जरी ऑफिस जिम, एंड वॉलेंट्री एक्स्ट्रामोलर हो गया हॉलीडे होम। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देन कम टू द बियॉन्ड द गेट, आपको पता है 2026 में क्लासिफिकेशन है, ओएसएस कोड आया है 2020। तो अब ऐसा नहीं कि आप ये नहीं सोच सकते कि इंटरमोलर जो फैसिलिटी है वो सिर्फ आपके गेट तक ही है, अब ऐसा नहीं है, जैसे वर्चुअल वेलफेयर, ठीक है। अब ये आ गई डिजिटल इंट्रामोरल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं वो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसा वर्चुअल वेलफेयर प्रोवाइड कराना है, फॉर एग्जांपल हाई स्पीड इंटरनेट, ergonomics chair, cyber security tools for the work from home employee, technically home because satellite soft load, कहीं ना कहीं home कहलाता है। तो अब जो आपका इंट्रामोलर वाला कंसेप्ट था, लेकिन अब डिजिटली ने इसे क्या कर दिया थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो होम भी एक तरह का आपका क्या है सॉफ्ट फ्लोर है, ठीक है। देन कम्यूट वेलफेयर अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड 2020 की बात करूं तो एम्प्लॉयर को क्या कराना है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फॉर नाइट शिफ्ट वीमेन, इट बिकम बाय स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रामोलर फैसिलिटी। सपोज अब ओएसएस कोड ने क्या बोला कि न्यूट्रल है, सबको अधिकार है कि कोई किसी भी टाइम तक जॉब करो। तो अब इन्होंने क्या है, अब इन्होंने क्या करते हैं नाइट शिफ्ट में अगर कोई काम करती है तो उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी है, तो इसके इट्स कम अंडर द स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रामोलर फैसिलिटी। देन कम टू द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, कहीं ना कहीं अब ये जब जब आपको पता है कि एम्प्लॉय जब एक जगह पे काम करते हैं तो उन्हें मोनोटोनस डिप्रेशन, किसी को एडिक्शन हो जाता है। तो अब क्या कौन कौन से प्रोग्राम हो गए, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम हो गए, कहीं ना कहीं ये हमारे एक्स्ट्रामोलर मेंटल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको इजी से पढ़ा दूं सिर्फ इंटरमोलर क्या होता है एक्स्ट्रामोलर क्या होता है, तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे ना, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको समझ में आना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि आपको बेसिक से समझ में आना चाहिए, लेकिन जितना हो सकता है जहां तक जाएगा उसका डिटेल वर्जन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का कोई तो सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, जेआरएफ अचीव करना है। देन इवोल्यूशन ऑफ लेबर वेलफेयर, अब हम बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ गेट के अंदर थी, अब क्या हो गया वर्क फ्रॉम होम हो गया, अब सारी चीजें हमारी गिग वर्कर हो गए, सबको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा रिजिडिटी से कहाँ जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है डिजिटल इकोनॉमी में। देन पीवाईक्यू स्ट्रेटजी एनालिसिस बताऊं, जैसे कभी कोई आपसे ये पूछे लेबर वेलफेयर का स्टैटिक कंसेप्ट है, मैंने कहा बोला स्टैटिक नहीं है, ये क्या है रिलेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो अगर आपको पूछे कि एक जगह, तो ये फॉल्स है, ठीक है। रीजन लेबर वेलफेयर नीड चेंज विद द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्क क्लास, तो ट्रू है। अब सोशल मेडिसिन का कंसेप्ट भी पूछा गया है, तो अगर कोई पूछे कि लेबर वेलफेयर एज ए सोशल मेडिसिन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री फंडिंग और सोशल इंटरेस्ट से प्रोटेक्ट करती है। व्हाइटले कमीशन आपको याद है कि ये यहीं से मॉडर्न वेलफेयर जो हमारे इंडिया में ऑब्जर्वेशन थी वहीं से स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने बोला कि वेलफेयर क्या है एक फंडामेंटल नेसेसिटी है फॉर इंडस्ट्री इफिशिएंसी के। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी इसके बेसिस पे आप then come to the philosophy of labor welfare. I already covered labor welfare theory in unit 7 labor legislation. अगर आपको वहां डिटेल में देखनी तो वहां भी देख सकते हो, और यहाँ पे भी लेबर वेलफेयर की थ्योरी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो आपको पता है 7 थ्योरी होती हैं। फर्स्ट वन इज द पॉलिसी थ्योरी, देन रिलीजियस, देन फिलेंथ्रोपिक, ट्रस्टीशिप, प्लेकेटिंग, पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करें। देन कम टू द पुलिस थ्योरी। आपको पता है पुलिस थ्योरी क्या है, फियर ऑफ लॉ। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई लॉ नहीं होगा तो क्या करेगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको, वर्कर को। क्यों, क्योंकि वो ये चाहता है कि कम से कम उनको हम वेजेस दें और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करें। तो ये ऐसा माना जाता है कि पावर क्या है, करप्ट है, एम्प्लॉय इनहेरेंटली कहीं ना कहीं
एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो मैकेनिज्म क्या आ गई, अब स्टेट ने कैसा काम किया एज ए पुलिसमैन की तरह, उन्होंने नए नए कोड पास करे, जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड आ गया 2020 में, उन्होंने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आ गया कि यस आपको ये रूल रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं जिससे कि कोई जो वर्कर है उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सके। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द पुलिस थ्योरी, मतलब फियर ऑफ लॉ की वजह से आपको उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। दिस थ्योरी ओनली रिजल्ट इन स्टैच्यूटरी वेलफेयर, आपको पता है स्टैच्यूटरी करने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा तो है ही नहीं, क्योंकि उनका मोटिव है कि बस हमारा जो फाइन है इम्प्रिजमेंट से हम बचते रहें, तो हम सिर्फ जितना गवर्नमेंट ने बोला है सिर्फ उतना हमें प्रोवाइड कराना है। तो ये क्या, इट क्रिएट ए कैट एंड माउस गेम, कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर और एम्प्लॉय वो भागता रहेगा, वो उसके पीछे पुलिस जो इंस्पेक्टर है वो भागते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको पुलिस थ्योरी समझ में आ गई। देन लुक एट दिस, ठीक है, अब ये हमारा एम्प्लॉयर और ये हमारा चेक करने वाले इंस्पेक्टर। देन कम टू द रिलीजियस थ्योरी, ये हालांकि अनसाइंटिफिक थ्योरी है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो रिलीजियस थ्योरी है बेस्ड ऑन टू कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट एंड अटॉनमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम इसलिए आज वेलफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे कि हम हेवन में जा सकें, मतलब फ्यूचर में हम जा सकें, जैसे गुड डीड्स लीड्स टू द बेटर आफ्टर लाइफ, मतलब अगर हम अच्छे आज काम करेंगे तो हमारी जो जिंदगी के बाद जो चीज मिलेगी वो हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है, हमें स्वर्ग मिलेगा, यू कैसे, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्कर पे। देन अटॉनमेंट क्या है, अटॉनमेंट का क्या है, जो हमने पास्ट में एक्सप्लॉइटिंग किया वर्कर का या फिर उन्हें पुअर कंडीशन प्रोवाइड करी पास्ट में, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड कराना चाहिए। तो आप याद रखिएगा दो पॉइंट्स को, इन्वेस्टमेंट मतलब अभी हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूचर हेवन में जाना है। देन अटॉनमेंट, जो हमने पास्ट में गलत काम किए हैं उनको हम कहते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप गंगा में जाके स्नान कर लो, डेट्स टर्म लुक लाइक अ अटॉनमेंट। ठीक है, तो जेआरएफ टेक्निकल में आपको पता है अनसाइंटिफिक है, इट डिपेंड ओनली द एम्प्लॉय पर्सनल फीस। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय के पर्सनल फीस के ऊपर ये डिपेंड है। देन कम टू द फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी क्या होती है, लव ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यू कैन से द ह्यूमैनिटेरियनिज्म, अजम्पशन है कि वर्कर क्या है, पुअर सोल है, उसे कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है, तो अगर आप क्या कर सकते हो, आप उसको उसकी हेल्प कर सकते हो एक काइंडनेस के थ्रू। ठीक है, सेंस ऑफ पिटी, या फिर आपको ऐसा लगे कि यस ये बेचारा है हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, इस तरीके से आप फिलैंथ्रोपिक हेल्प कर सकते हो। तो आपको पता है वॉलंटियर प्रोविजन ऑफ, जैसे आपने क्या ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, स्कूल दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, क्योंकि एम्प्लॉयर को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वर्कर की लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये होता है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी का मतलब होता है चैरिटी। ठीक है, टॉप डाउन में, सुपीरियर इन्फॉर्मेट में, और जो हमारा जो ट्रस्टीशिप है उससे आप कंफ्यूज मत होइए, उससे मैं डिटेल में करूंगा। तो रॉबर्ट ओम थे, उन्होंने फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। देन कम टू द पैटर्नलिस्टिक, आप उसे पैटर्नलिस्टिक कह सकते हो, आप उसे ट्रस्टीशिप थ्योरी कह सकते हो, आप उसे गांधीयन मॉडल कह सकते हो। तो इनका जंक्शन था कि इंडस्ट्री जस्ट लाइक अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, एम्प्लॉयर इज अ फादर फिगर, उन्होंने बोला एम्प्लॉयर ऑनर नहीं है, एक तरह का केयर टेकर है, मतलब जैसे हाँ, अगर आप एक इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेते हो तो जैसे कहते हैं ना, हम बच्चे हमारा अच्छा नहीं पता उनका उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें देख रेख करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। जस्ट लुक एट द ट्रस्टीशिप प्राइवेट। महात्मा गांधी एडिड दैट वेल्थ डज नॉट बिलोंग टू द ऑनर, उन्होंने बोला वेल्थ, जो हमारी वेल्थ है वो ऑनर के लिए नहीं है, वो क्या एक तरह की ट्रस्ट ही है। ठीक है, जो सोसाइटी ने वेल्थ क्रिएट करी है वर्कर के लिए। ठीक है, वो उनका ख्याल है क्योंकि वर्कर को अपना पता नहीं है कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में करे कस्टोडियन ऑफ वेल्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो इट इज रिफरिंग टू द पैटर्निस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि फादर डिसाइड करेंगे क्या बेस्ट है चाइल्ड का, बिना उसकी मर्जी जाने हुए। तो ये हमारा ट्रस्टीशिप। ठीक है, सब कुछ हमारा ऑनर डिसाइड करेगा। देन कम टू द प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी या अपीचमेंट ब्राइबिंग कह सकते हैं। ऐसा है कि वर्कर क्या है आजकल बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और यू कैन से नॉलेजेबल है। ठीक है, नॉलेजेबल वर्कर है, उन्हें पता है हमारे राइट्स क्या हैं। या फिर अभी आपने जनरली देखा होगा नोएडा में अभी स्ट्राइक हुई है, तो आप देख रहे होंगे, तो सब वर्कर को पता है कि हमारे राइट्स क्या है। तो अब उन्होंने बोला कि अगर हम उससे बचने के लिए, मतलब स्ट्राइक से बचने के लिए, ये डिफेंसिव बचने के लिए, हमें थोड़ा सा उन्हें ब्राइब दे दो, मतलब थोड़ा सा उन्हें पीच कर दो। ठीक है, तो लॉजिक है जस्ट पेरेंट गिव अ टॉय, जैसे एक बच्चा रो रहा है तो आप क्या करते हो, उसे जैसे टॉय दे दे तो बच्चा शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वेलफेयर फैसिलिटी दे रहा है जिससे कि जो उसकी यूनियन की डिमांड है वो उतना ही, मतलब ज्यादा वो नहीं करे। अगर आप उन्हें नहीं दोगे, छोटी मोटी चीजें ब्राइब नहीं दोगे, वेलफेयर नहीं दोगे, तो वो क्या करेंगे फिर एक्स्ट्रा, वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो दिस इज अ डिफेंसिव रिएक्टिव थ्योरी। वेलफेयर इज ओनली प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ स्ट्राइक।
जब स्ट्राइक का थ्रेट होता है तभी आप उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड कराते हो। तो इट्स कॉल्ड द प्लेकेटिंग थ्योरी। देन लोग देखो, वेज फेयर वेज नाउ, फेयर वेज नाउ, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा वेलफेयर का टोकन दे दिया, ठीक है। जब भी देगा जब वर्कर हाई जोश में होंगे, उन्हें लगता है कि अब इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। देन कम टू द पब्लिक रिलेशन थ्योरी। आपको पता है सबसे अच्छी अगर स्ट्रेटेजी मानी जाए तो वो कौन सी है, वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है, पब्लिक प्रेफर टू बाय फ्रॉम गुड कंपनी, क्योंकि आपको पता है पब्लिक ही खरीदती है कंपनी के गुड्स कंपनी। तो मैकेनिज्म क्या है, अगर आप हाई प्रोफाइल वेलफेयर दोगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट स्टेडियम, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड इमेज बनी जाएगी, जैसे कि हमारी टाटा कंपनी है। लेकिन अभी मैं करूंगी, जैसे अभी नासिक में हुआ है टीसीएस का, तो अब क्या है, अब देखो पब्लिक रिलेशन जितना हाई पॉजिटिव रहता है उतना ही आपका नेगेटिव रहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो, लेकिन आपको क्या है उसके बारे में, अपनी राइट्स, अपनी फैसिलिटी, अपना क्या आपका राइट्स है उसके बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, वो क्या करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल वेलफेयर देंगे, जैसे कि जिससे क्या होगा कि उनका जो पूरा कंट्री में उनका होगा कि यस ये अच्छा देता है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक मार्केटिंग ब्रांड बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ वर्कर पे फोकस नहीं करती, ये क्या करती है, एक्सटर्नल ऑडियंस, कस्टमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, और इट्स द विंडो ड्रेसिंग, मतलब आप इतना अच्छा करके रख दो कि लोग आप ही के पास आए, ठीक है। ये क्या कहती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। देन कम टू द फंक्शन थ्योरी, इफिशिएंसी। अजम्पशन है कि वर्कर क्या है, एक ह्यूमन मशीन है, तो आप अगर उसको अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो अच्छा प्रोडक्टिविटी करेगा ना। पहले क्या चला था कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तब आप अच्छा उसको दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्कर के ह्यूमन मशीन, वेल मेंटेन मशीन प्रोड्यूस मोर। तो लॉजिक क्या है कि अगर वर्कर हेल्थी रहेगा, हैप्पी रहेगा, तो वो हायर प्रोडक्टिविटी करेगा और कम से कम छोड़ के जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक और सस्टेनेबल थ्योरी है। इट ट्रीट वेलफेयर एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेदर देन द एक्सपेंस। वो कहता है कि जितना हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इसको अगर लिंक करके देखें तो ये किससे लिंक हो रहा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन कम टू द फंक्शन थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छा कर रहे हो तो वर्कर हैप्पी है, अच्छा कर रहा है। देन कम टू द प्रिंसिपल लेबर वेलफेयर, ये भी आपके सिलेबस में। अब हमने देखो, अगर आप देखते जाओगे तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, लेबर वेलफेयर देख लिया, उसके स्कोप्स पढ़ लिए, ठीक है, एजेंसी के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, देन हमने थ्योरी कवर कर ली। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। देन अब सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी बेस। सपोज करो कि आपने उन्हें वेज नहीं दिया लेकिन आप उन्हें वेलफेयर कर रहे हो, तो क्या ये जस्टिफाइड है, नो। वेलफेयर इज नॉन सब्सटीट्यूटेबल, मतलब वेलफेयर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एडुकेसी ऑफ वेजेस, मतलब आपको पहले प्रॉपर वेज देना ही है। तो यू कैन नॉट रिप्लेस द फेयर सैलरी विद द फ्री कॉफी। सपोज आप उनको फेयर सैलरी नहीं दे रहे हो और आपने बोला कि यस हमें तुम्हें फ्री कॉफी या फ्री कॉफी या जिम मेंबरशिप दे रहे हैं, तो नहीं, पहले आपको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा, देन आपको वेलफेयर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो यही है कि एम्प्लॉय क्लेम हाई वेलफेयर कॉस्ट जस्टिफाइड पेइंग बिलो मिनिमम वेजेस, स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो। आपको हाई वेलफेयर कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप मिनिमम वेज, एडुकेट वेज हो, जब आप वेलफेयर दो। तो ये था हमारा एडुकेट, मतलब आपको एडुकेट बेस देना ही पड़ेगा लेबर को, देन आप सारी चीजें फिर करते हो। देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्री मस्ट पे बैक इट्स सोशल। कहीं ना कहीं ये है कि लेबर जो है हमारे कंपनी है तो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको, क्योंकि वहां के लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज हो रहा है, वर्कर फटीग हो रहा है, तो वेलफेयर क्या है, एक तरह का कंपनसेशन है कि यस सोसाइटी को बैलेंस स्केल करने के लिए आप कर रहे हो। जैसे मैं अगर ओएनजीसी की बात करूं तो वो उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं अब नेचुरल गैस से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो लोग क्या करें, एक एक विलेज को कर रखा है, उसका सारा मतलब उसका सारा खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है, उसकी सारा लेट्रिन उन्होंने पूरे गांव का बनवाया है। तो ये क्या है, ये एक तरह का कंपनसेशन है। आप कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली रिमूव तो नहीं कर सकते उन लोगों को, लेकिन आज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस उनकी भी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, रूट ऑफ CSR जो भी आया वो वहां से आया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इस इमेज को देखो, आपने फेयर वेज दी तो वेलफेयर का जस्टिफाइड है, लेकिन आपने वेज नहीं दिया तो वेलफेयर वर्क का कोई फायदा नहीं है, मतलब यू कैन से वेलफेयर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट बेसिक पे। देन कम टू द मैनेजमेंट स्टाइल, देखो हम प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं लेकिन मैंने उनको क्या किया, और ये जो प्रिंसिपल है वो किसके अंदर है, लेकिन आप क्या कर सकते हो सारे कंटिन्यू में
पढ़ सकते हो। तो अभी हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवोकेसी ऑफ वेजेस। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफिशिएंसी। इट मीन्स द फंक्शनल रूल। वेलफेयर मस्ट बी एन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि वेलफेयर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न आएगा, कोई संक कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने नहीं कि आपने उसमें कॉस्ट लगाई तो वो अब अबॉलिश हो गई। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, प्रोवाइडेड सब्सिडाइज कैंटीन। तो सपोज करो आपने क्या किया, जो कैंटीन है वो सब्सिडीज पे दे दी, मतलब कम अमाउंट में दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है उनकी फटिंग रिड्यूस हो जाएगी या उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नो, इट इज वेलफेयर मेजर। मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले उनको प्रॉपर वेजेस देना है, देन आपको उनकी इफिशिएंसी के बेसिस पे उनके बाद में वेलफेयर देना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इफिशिएंसी, मतलब फंक्शन रूल है, इन्वेस्टमेंट की तरह करना है, ना कि सम कॉस्ट की तरह। देन ये डायरेक्टली कैसे, अभी हमने फंक्शन थ्योरी पढ़े ना आपको, कि अगर आप अच्छा उनको ट्रीट करो तो हैप्पी रहेंगे, तो प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा। देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कि वेलफेयर मस्ट नॉट बी एन आइसलैंड। मतलब वर्कर्स, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेला ही वेलफेयर सारी चीजों को लीड करेगा, नहीं, ये क्या होता है, बहुत सारी चीजों से इंटरलिंक्ड होता है। मतलब जैसे कि मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन। ठीक है, सारा अगर आप देखोगे तो ये सबकी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एम्प्लॉय जो वीमेन है उसको आपने रिटेन करने के लिए आपने क्या किया, उसको क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो क्रेच फैसिलिटी करी तो वो आपने डाइवर्सिटी इंक्लूजन पॉलिसी आई, कल्चर डाइवर्सिटी। मतलब इस तरीके से आपने क्या किया, इंटीग्रेशन, मतलब सारी चीजों को एक साथ लेके इंटरलिंक्ड होके ही हम वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब को रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो पैटर्नलिस्टिक डिक्टेटरशिप। उन्होंने बोला कि जैसे पैटर्नलिस्टिक डिक्टेटरशिप होती है ना, किसी भी एक ही लोग वो ऑर्डर देता है और सारी चीजें उसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब दोनों की, मैनेजमेंट की और वर्कर की। तो उनका लॉजिक क्या है कि वर्कर आर नॉट चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन नहीं है कि जो आप उनकी टेक केयर करोगे, वो क्या है, पार्टनर है आपके। आप दे मस्ट हैव से इन व्हाट वेलफेयर दे गेट, उनको पता होना चाहिए या वो कहते हैं क्या उन्हें मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने जो दिया बस उन्होंने मान लिया, नहीं, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, उनके बेसिस पे। सपोज जब कैंटीन होती है तो कमिटी में वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी रूल। वेलफेयर इज ब्लाइंड। आपको पता है वेलफेयर क्या है, ब्लाइंड है, किसके रिस्पेक्ट में, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिशियन एंड इन्फॉर्मेबिलेशन। मतलब वो किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, आपको सबको वेलफेयर इक्वल देने हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, क्रेड का हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी जेंडर हो, आपको न्यूट्रल रखना है। देन कम टू द ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। मैंने आपको बताया कि वेलफेयर क्या है, टोटलिटी में, एक सिंगल नहीं है। वेलफेयर क्या है, प्रोटेक्ट द होल मैन। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका लेग ब्रोकन हो गया तो आपने फिजिकल फैसिलिटी दे दी, नो, मैंने आपको बताया टोटलिटी, होलिस्टिक व्यू है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, उसका सब पूरा ख्याल रखना है, उसका मेंटली भी ख्याल रखना है, आपका फिजिकल भी ख्याल रखना है, उसका सोशल भी, फैमिली एजुकेशन का भी ख्याल रखना है। तो आपको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, जब वो वेलफेयर कहलाएगा, ना कि आपने सिर्फ एक ही चीज, जैसे उसका अगर एक्सीडेंट हो गया आपने उसको ठीक करवा दे, नो। प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग द मशीन मेन इमेज। हम लोग क्या करते हैं, ये आज की डेट में क्या होता है, जैसे कि वर्कर कंटिन्यू एक ही जैसा टास्क करता रहता है, तो उसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, उन्हें रीपर्सनलाइज करवाना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो एक असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या करें, कुछ ऐसी प्रोग्राम करवाने हैं, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है जिससे वो बेटर फील करें, मतलब दोबारा से ऐसा लगे कि यस मैं ह्यूमन हूं, ऐसा नहीं कि मैं वर्कर हूं, परमानेंट काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मॉडर्न असेंबली लाइन्स मेक अ वर्कर फील, क्योंकि आपको पता है कॉग इन मशीन। ठीक है, वेलफेयर लाइक अ कल्चर प्रोग्राम स्पोर्ट मस्ट बी रिस्टोर देयर आइडेंटिटी एज ए यूनिक ह्यूमन बीइंग। तो आप परमानेंट करे रहो, तो उस चीज से वापस लाने के लिए हमने कहा रीपर्सनलाइज, फिर दोबारा से आपको एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है। तो ये जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल, वो क्या कहलाता है, एंटी एलिनेशन प्रिंसिपल कहलाता है। लुक एट दिस इमेज, जैसे आप काम कर रहे हो, परमानेंट आपकी ऐसी हालत है, तो अब आपको क्या करना है, उनकी जो एक्चुअली में वो ह्यूमन क्या है उसको इंजॉय करना है या करना है, तो उस तरीके से हमें उनका भी ध्यान रखना है, मतलब ह्यूमन बीइंग को भी आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उनको बेटर लाइफ देना। देन कम टू द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। मतलब हमने हमेशा कहा है कि हमेशा हर चीज टाइम पे ही है। सपोज करो आप 2026 जून का पेपर दे रहे हो, आपका टारगेट है, ठीक है, अब आपने क्या किया, पेपर निकल गया, अब आप स्टडी करो, मे बी आप दिसंबर का टारगेट हो तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज टाइम पे वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट फिजिकल वेलबींग है, आप देख ही रहे होंगे मैं खड़े होकर आपको मूवमेंट करके स्टडी करा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका जून में एग्जाम है,
मुझे आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल है कि मुझे किसी भी सिचुएशन हो, मैं आपके कमेंट्स का नहीं जवाब दे पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम की वैल्यू होती है कि अगर मैं ये चीज जून के एग्जाम के बाद कराऊंगी तो इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दिसंबर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है। तो यही वेलफेयर है कि वेलफेयर डिले मतलब वेलफेयर डिनाई। मतलब अगर सपोज करो किसी वर्कर को लोन, किसी वर्कर को हेल्प चाहिए, अब क्या हुआ कि अब उसको लोन जब प्रोवाइड करा रहे हो, जब वो वर्कर क्राइसिस ओवर द मतलब क्राइसिस में चला गया तब दे रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। हर चीज एक टाइम पे है। तो मतलब आपको अगर वेलफेयर देना है तो टाइम टू टाइम दीजिए। जैसे उसके बच्चे हैं तो उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराइए। अगर वो लगता है कि अगर वो थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराइए। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन, मतलब हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंपावरमेंट ओवर द डिपेंडेंसी, मतलब इंपावरमेंट है, सबको इंप्रूव होना चाहिए। इंस्टेड जस्ट गिविंग द फ्री ग्रेन हेल्प वर्कर फ्रॉम द कोऑपरेटिव स्टोर, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ आप उनको प्रोवाइड कराते आ रहे हो, नहीं, आप उन्हें बताओ कि किस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिसे फ्यूचर में अगर कभी नीड हो तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। उन्हें भी सिखाओ, खुद से हेल्प करना, गाइड करो उन्हें। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, आपको पता है मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट, यही हमारे है ना। तो यही है कि इट रिक्वायर द साइंस, ठीक है। इवेल्युएशन वेलफेयर स्कीम इंश्योर मनी फैसिलिटी वर्कर डजंट एक्चुअली यूज। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है कि हमें एक ये भी करके रखना है कि आपका जो कैपेसिटी है इंडस्ट्री का, स्टैचुरी तो आपको देना है, लेकिन आपको उसके बेसिस पे भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल इकोनॉमी है। देन देखो, अगर आप अब फिर से रिवाइज कर सो, आइडेंटिटी मतलब वेजेस फर्स्ट, वेलफेयर सेकंड, रिलेटिविटी चेंज विद द टाइम प्लेस, देन टोटलिटी फिजिकल मेंटल सोशल फैमिली, डेमोक्रेटिक वर्क मस्ट से इन एडमिनिस्ट्रेशन, रीपर्सनलाइजिंग टर्निंग मशीन मैन बैक इनटू द ह्यूमन, जैसे मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेइंग बैक टू द सोशल कॉस्ट टू द इंडस्ट्री। देन अब आते हैं कौन कौन एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये स्कोप में पढ़े थे, स्टेट, एम्प्लॉयर और यूनियन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ें। देन एम्प्लॉयर, सबसे पहले एम्प्लॉयर है, आपको पता है पैटर्निज्म से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि पैटर्निस्टिक है, ठीक है, हम देखेंगे, वर्कर के पास आवाज नहीं थी। अब क्या हुआ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैपेसिटी टू पे डॉक्ट्रिन, वॉलेंट्री वेलफेयर, जो हमारी वॉलेंट्री जो वेलफेयर है वो किस पे एंटायरली डिपेंड है, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी पे, ठीक है। और स्टैट्यूटरी वेलफेयर वो मैंडेटरी है इफ कंपनी लॉस, सपोज करो कंपनी लॉस में भी है तब भी आपको स्टैट्यूटरी वेलफेयर तो देना पड़ेगा, मतलब कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें सेफ्टी, लेकिन वॉलेंट्री आपकी कैपेसिटी पे, ठीक है। इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज द मॉडर्न एम्प्लॉय मॉडल। ये ऐसा नहीं है आज की डेट में कि वो सिर्फ वेलफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ रिड्यूस लेबर टर्नओवर, वो चाहते हैं कि हम इसलिए भी कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो छोड़ के नहीं जाए अपनी कंपनी को या एब्सेंटीज ना हो, इसलिए भी वो वेलफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। देन कम टू द वेलफेयर ऑफिसर, आपको पता है एम्प्लॉयर एजेंट, अब नए कोड रूल आया है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थी कोड, उन्होंने बोला कि जो हमारे 250 प्लस वर्कर से ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, वेलफेयर ऑफिसर रहेगा। तो ये क्या है, ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंटीन सुपरविजन, तो इट इज द वेलफेयर अप्रोच बाय द एम्प्लॉय, तो वेलफेयर ऑफिसर के बाद आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ये देन कम टू द स्टेट सेकंड एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट, आपको पता है स्टेट रूल तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना स्टेट के रूल हर कोई कंपनी चाहती है मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट करना। तो स्टेट प्रोवाइड वेलफेयर बिकॉज आपको पता है आर्टिकल 41 जिसमें बोला गया है राइट टू वर्क डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट, एंड आर्टिकल 42 जिसमें बोला गया है प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, एंड आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्कर। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे भी हमारा वेलफेयर आया है। देन इंस्पेक्टर सिस्टम, आपको पता है पहले इंस्पेक्टर होता था, जो इंस्पेक्टर राज था, अब वो कहाँ आ गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में आ गया, कि आपको ऐसा नहीं कि आपको इस काम से पेनल्टी देना है, आप उनको समझाइए और लॉ को अच्छे से फैसिलिटी एडवाइज करिए, हेल्प करिए। देन कम टू द मल्टीटास्कर, जो स्टेट है वो लॉ भी बनाती है और ESI EFF एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है और जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको भी सेटल करती है। तो ये हमारा स्टेट होगा, वो पहला क्या था, एम्प्लॉयर एजेंसी। देन कम टू द लेबर वेलफेयर बोर्ड, जो थर्ड वे है, ये क्या है, कि स्टैट्यूटरी बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया गया है, जैसे नाम सुना होगा पंजाब लेबर वेलफेयर बोर्ड, तमिलनाडु लेबर वेलफेयर, इस तरीके से उन्होंने हर स्टेट को, कि एक जो हमारा गवर्नमेंट है वो सारी चीजें तो नहीं देख सकती ना हर स्टेट का, तो उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया।
जो फंडिंग है, ये जो फंडिंग है लेबर वेलफेयर फंड की, क्रिएटेड बाई किसके थ्रू होती है, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है पीवाईक्यू का टॉपिक। तो उन्होंने कहा से ये फंडिंग आती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्जाम्पल ₹20 पर वर्कर, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है, 5 to 10 डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी, मतलब ₹20 एम्प्लॉय देगा, 5 से 10 रुपए एम्प्लॉय देगा और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो दे प्रोवाइड क्या करते हैं, फ्री एक्स्ट्रा मोरल वेलफेयर, जैसे कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप। जो स्मॉल एम्प्लॉय हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअली, तो उनके लिए हम ये लेवल वेलफेयर बोर्ड प्रोवाइड करता है। लुक एट दिस, ठीक है। स्टेट लेबर वेलफेयर बोर्ड क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर फंड देगी और इसके बेसिस पर हम प्रोवाइड। देन कम टू द ट्रेड यूनियन, सोशल डिमांड एजेंसी, यूनिफॉर्म यूनिट ट्रांसफॉर्म वेलफेयर फ्रॉम गिफ्ट टू द राइट। अब इन्होंने क्या किया, पहले जी गिफ्ट की तरह वेलफेयर फैसिलिटी देते थे, अब वो क्या हो गया, आपका राइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। अब यूनियन क्या करती है, नेगोशिएट करती है वेलफेयर एग्रीमेंट को, और यूनियन माइट अग्री टू लोअर बोनस इन एक्सचेंज ऑफ डेडिकेटेड कंपनी हॉस्पिटल। तो वो क्या करती है, ठीक है आप मुझे कम बोनस दे दो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल और हाउसिंग कॉलोनी की फैसिलिटी दो। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन की बेसिस पे, सोशल डिमांड की बेसिस पे। देन टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, आपको पता है 1920 में आया था अंडर द गांधी इन्फ्लुएंस। उन्होंने फाइट, ये उन्होंने सिर्फ फाइट वेजेस के लिए नहीं करी थी, उन्होंने किसके लिए करी थी, नाइट स्कूल, डिस्पेंसरी एंड हाउसिंग सोसाइटी। तो ये क्या है, इस तरीके से हमारे यूनियन ने भी ये वेलफेयर की डिमांड करी है। लिमिटेशन क्या है कि मोस्ट यूनियन क्या होती है, पॉलिटिकल अफिलिएटेड होती है, मतलब वेलफेयर ऑफन टेक अ बैक सीट टू द पॉलिटिकल स्ट्राइक, तो वही सारा चला जाता है, ठीक है। देन वॉलेंट्री एजेंसी, अच्छा ऐसी कौन सी वॉलेंट्री एजेंसी है कि हमारे इंडिया में कि जो हमें वॉलेंट्री हेल्प करती है, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली अपनी हेल्प नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं जो अभी हमने स्टेचुरी पढ़ा, ट्रेड यूनियन पढ़ा, देन हमने अपना एजेंसी में पढ़ा, एम्प्लॉयर पढ़ा, स्टेट पढ़ा और ट्रेड यूनियन पढ़ा, तो ये गैप है, जो इनके बीच में जो गैप रहता है वो हमारी वॉलेंट्री एजेंसी काम करती है, ठीक है। तो इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड वेलफेयर इनसाइड द गेट, ठीक है, तो अगर अगर वेलफेयर जो प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉयर इनसाइड द गेट, स्टेट प्रोवाइड इट्स थ्रू द लॉ, और वॉलेंट्री किसके बेसिस पे प्रोवाइड करती है, सोशल कंसेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन नीड के बेसिस पे। इसका टारगेट क्या रहता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर वर्कर, जिनके पास खुद के फैक्ट्री गेट ही नहीं है, वो कहाँ से अपने सारी चीजें लें, तो ये हमारी वॉलेंट्री एजेंसी रहती है, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट होती है, नॉन पार्टिसिपेट होती है, ये सोशल वर्किंग यू कैन से। देखो, एंड कम टू द सोशल सर्विस लीग, ये भी हमारी वॉलेंट्री एजेंसी है, जो कि फाउंड हुई थी हमारे 1911 में बॉम्बे में। जो कि फाउंडर कौन थे, एन एम जोशी, जो कि आपको पता है फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन थी। उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी, आपको याद हो कि अवर द मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड से अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा देते हो, मतलब वेजेस से ऊपर देते हो, तो वो वेलफेयर कहलाएगा। तो इन्होंने क्या, जोशी नॉन फॉर द एटुक एंड ही वर्क इज द लीग वाइज प्योरली वॉलेंट्री वेलफेयर। इन्होंने जितना भी काम किया था वो वॉलेंट्री वेलफेयर के लिए, जैसे कि नाइट स्कूल, ठीक है, जिनके पास जो वर्कर के लिए स्टार्ट किया था, वर्कर वो कुडंट रीड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग मेडिकल रिलीफ, डिस्पेंसरी शॉल एंड क्रिएटिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सारा हमारा एनएमसीएससी ने सोशल सर्विस लिया था। देन मॉडर्न वॉलेंट्री एजेंसी कौन सी है, आपको पता है, लीगल लिटरेसी। अब आपको पता है गिग वर्कर है, मतलब जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ठीक है, देयर राइट्स अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो अब हमारी इनका भी हो गया वॉलेंट्री एजेंसी, इनको भी, पहले इनका नहीं था। अब टीचिंग गिग वर्कर अबाउट देयर राइट्स, मतलब उनको पढ़ाना अंडर कोड द सोशल सिक्योरिटी 2020 के बाद में, अब ये वॉलेंट्री एजेंसी का काम हो गया। रिहेबिलेशन, हेल्पिंग चाइल्ड, सब कुछ करो, आपको पता है कि बाल मजदूरी जो होती है वहां से लोगों को हेल्प करना, स्कूल भेजना। ऑक्यूपेशन हेल्थ रिसर्च, जैसे एनजीओ हमारी प्रिया है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑक्यूपेशनल डिसीजेज लाइक सिलिकोसिस, एम्प्लॉयर ट्राई टू हाइड, ठीक है, इन पे भी वॉलंटरी एजेंसी काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट, आपका प्रोवाइड सैनिटरी फैसिलिटी, मेटर्निटी सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। देन कम टू द सीएसआर एनजीओ पार्टनरशिप। अब 2026 ट्रेंड में क्या आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और एनजीओ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर नाउ फुलफिल देयर वॉलंटरी वेलफेयर ऑब्लिगेशन बाय गिविंग फंड टू द वॉलंटरी एजेंसी। तो कहीं ना कहीं जो अपनी वॉलंटरी वेलफेयर जो ऑब्लिगेशन है वो क्या कर रहे हैं, वॉलंटरी एजेंसी को अपना फंड दे रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी वेलफेयर ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है। लॉजिक क्या है, तो कोई आईटी कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी डजंट नो हाउ टू रन अ स्कूल फॉर रूरल चिल्ड्रन, उनको तो पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सीएसआर फंड करते हैं, एनजीओ को देते हैं, फिर वो अपने बेसिस पे स्कूल को ओपन करा सकते हैं। तो आप वॉलंटरी एजेंसी को फंड दीजिए, वो आपको
वॉलंटरी वेलफेयर प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे CSR है और ब्लर होगी लाइन बिटवीन द एम्प्लॉय वेलफेयर एंड वॉलंटरी एजेंसी वेलफेयर। ठीक है, आपने देखा वो सब मिलता जा रहा है, एक साथ सब जुड़ता जा रहा है। देखो अगर आप ये चीजें पढ़ो कि कितना कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर में, तो ये चीज आपको क्रोनोलॉजिकल याद होना चाहिए क्योंकि वॉलंटरी एजेंसी है। देखो NM जोशी ने मैंने बताया सोशल सर्विस लीग 1911 में, BB वाडिया मद्रास लेबर यूनियन, जैसे आपने अब देखो जो हमारे यूनिट 9 है ना सारा रिपीटेड आ रहा है, जितना हमने सब पीछे पढ़ा वो फिर से आ रहा है एज ए वेलफेयर जहां जहां था। सेवा हमारा वेलफेयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, रेड क्रॉस इमरजेंसी मेडिकल एड्स, ब्लड बैंक फॉर इंडस्ट्री वर्कर एंड YWCA YMCA हॉस्टल फॉर द वर्किंग मैन एंड देन हिस्टोरिकल फेलियर। अच्छा फेलियर क्यों हो रहा है? एम्प्लॉयर क्योंकि वो वेलफेयर एज ए सम कॉस्ट समझते हैं, ना कि उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट, उनको ऐसा लगता है मेरी कॉस्ट जाके बर्बाद हो जाएगी, मतलब वेस्टेज समझते हैं। स्टेट पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं लेकिन इन्फोर्समेंट बहुत वीक है ग्राउंड लेवल पे, मतलब इंस्पेक्टर आ जाए। आपने एक चीज देखी होगी अभी नोएडा में जो स्ट्राइक करी थी वर्कर ने, जो वहां के जो ऑप्शन आए थे ना वो तो पहले से हमारे इंडिया में है ही है। जैसे वो बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आपको वेजेस मिलेंगे, वो बोल रहे हैं आपको बोनस मिलेगा, ये तो ऑलरेडी है, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ किसी भी कंपनी में? तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा वीक है इन्फोर्समेंट। यूनियन इंटर यूनियन राइवलरी है, वो एक दूसरे से लड़ते हैं जिससे कि उनका वर्कर का वेलबींग हो ही नहीं पाता, उनका फोकस ही नहीं होता। वॉलंटरी एजेंसी के पास फंड नहीं है, वो कहाँ से आपकी हेल्प करेंगे? ठीक है, यही प्रॉब्लम है हमारे फेलियर और सक्सेस। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है इसकी मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि यूनिट 7 के अंदर में, ठीक है, तो आप उसको और डिटेल में देख सकते हो। लेकिन एज ए लेबर वेलफेयर मैंने क्या बताया कि यूनिट 9 है वो बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन है, मतलब अगर आपने यूनिट 8 तक बहुत अच्छे से कवर अप कर रखा है तो यूनिट 9 में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब हमें ILO पढ़ी, तो ILO का ओरिजिन क्या है, ट्रिपाइट स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, इसे थोड़ा सा हम कवर अप करेंगे। Then start with the origin and unique structure. तो ILO क्या है? एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैव इक्वल वॉइस विद गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट है, जो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, उनकी भी इक्वलिटी वॉइस रखी जाएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैब्लिश हुई थी हमारी 1919 में बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इट बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन यूनाइटेड नेशन इन 1946। इसका हेडक्वार्टर क्या है? हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ट्रिपाइट स्ट्रक्चर बना कैसे? 2:1:1। इट मीन्स 2 गवर्नमेंट के डेलीगेट होंगे हमारे, 1 हमारा एम्प्लॉयर डेलीगेट होगा, 1 वर्कर डेलीगेट होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, आई होप आपने वो देखी होगी, तो आपको अच्छे से ये एक तरह का रिवीजन है ILO का, ठीक है। देन कम टू द ट्रिपाइट स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताया 2 गवर्नमेंट के, 1 एम्प्लॉयर 1। देन कम टू द ILO एट ए ग्लांस, मतलब एसेंशियल क्या है, जो मेन चीज अगर आपको याद करनी है तो सबसे पहले ही 1919 जो कि मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी हमारी यूनाइटेड नेशन 1946। हेडक्वार्टर ये आपको याद ही रखना है, हेडक्वार्टर जेनेवा में हुआ था हमारा। डायरेक्ट जनरल 2026 में जो गिलबर्ट F Ngoubo है वो फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि 2022 से 2027 तक है, मतलब 5 साल का पीरियड रहता है। मेंबरशिप में 187 मेंबर स्टेट है। इंडिया स्टेटस फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इसका परमानेंट सीट है गवर्निंग बॉडी का, जो 10 नेशन चीफ ऑफ इंडस्ट्री है, इंपोर्टेंस में एक है। देन कम टू ट्रिपाइट इंजन, अगर हम बात करें तो मैंने आपको ट्रिपाइट बता दिया कि 2 गवर्नमेंट डेलीगेट होते हैं, 1 एम्प्लॉयर डेलीगेट होते हैं, एक तरह का रिवीजन करा रही हूँ आपका। ILO का डिटेल है तो आप जाके ILO वाली वीडियो देखिएगा, मैं टैग कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑर्गन है इसके 3 ऑर्गन होते हैं, एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, देन गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। मतलब ये ट्रिपाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 है। फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? पार्लियामेंट ऑफ लेबर है, ये क्या करती है? एनुअली मिलती है और स्टैंडर्ड सेट करती है कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। देन इसके बाद ये हमारी आती है गवर्निंग बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब ये पॉलिसी एजेंडा किसके लिए डिसाइड करती है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के लिए। देन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का एक सेक्रेटेरिएट है, ये हैंडल करता है डे टू डे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है या रिसर्च करके उसको डे टू डे। देन कम टू द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया। आपको पता है 4 डिक्लेरेशन मतलब 4 मैक्सिम है जो कि 1944 में आया था। पहला क्या था? इन्होंने बोला कि लेबर हमारा कमोडिटी नहीं है। लेबर क्या है? कोई कमोडिटी, मतलब लेबर कोई सामान नहीं है, आप उसको एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह काउंट करो। देन सेकंड मैक्सिम था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, मतलब हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेस करने की, एसोसिएट मतलब एम्प्लॉयर को एसोसिएट होने की, इनको, जिससे कि ये हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा साइन है। देन मैक्सिम 3
पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, कहीं भी किसी भी कंट्री की पॉवर्टी हो हर किसी के लिए डेंजर हो। जैसे आप देखते हो अभी वॉर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कंट्री कह सकता है कि हमें इसका डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा है, हर कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कोई भी चीज हो किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में। मैक्सिमम 4 राइट टू परस्यू वेलबिंग कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, हर किसी को राइट है कि वो अपनी अच्छी कंडीशन मिले, उसे फ्रीडम मिले, उसे डिग्निटी मिले। हाँ, अभी तक हम कितने फंडामेंटल जो थे हमारे कन्वेक्शन, वो सिर्फ हमारे 4 थे, 8 टोटल थे और 4 थे, ठीक है। अब हमारा अपडेट हुआ है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। तो अब अगर कोई एग्जाम में पूछा गया कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कन्वेंशन नंबर, जैसे अगर आप इनमें से कितने रेटिफाइड हुए हैं और कितने नहीं हुए, मतलब 6 रेटिफाइड है और 4 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा रेटिफाइड नहीं हुआ अभी तक। अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर रेटिफाइड है। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी रेटिफाइड है, जो कि 2017 में हुआ है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया C100 और C111 रेटिफाइड है। एक हमारा उसमें एम्प्लॉयमेंट जो भी हम रिक्रूट करते हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और जेंडर के बेसिस पे इक्वलिटी होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थी C155 187 अभी रेटिफाइड नहीं है। तो ये हमारा एक बड़ा अपडेट है, ठीक है। इंडिया रेटिफिकेशन स्टेट, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे 5 है, तो अगर आपने देखा जाए तो आपको पता है कि सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट 2022 में 10th IRC में अपडेट हुआ है। तो देखो अगर और अच्छे से करो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बार भी रेटिफाइड नहीं है, कोर कन्वेंशन अभी है। और देखो एलिमिनेशन फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया। इफेक्टिव ऑफ अबॉलिशन भी रेटिफाइड है, ये भी रेटिफाइड है। और सेफ्टी और हेल्थ राइट, पता अगर आपको टोटल फाइनल काउंट की बात करूं तो 10 हमारे जो कन्वेंशन है फंडामेंटल, उसमें से सिर्फ 6 ही रेटिफाइड है, ठीक है। देन कम टू द 4 गवर्नेंस कन्वेंशन है। अगर माना जाए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनमें से कितने रेटिफाइड है कितने नहीं है, तो आपके सिर्फ एक रेटिफाइड नहीं है 4 में। एक लेबर इंस्पेक्शन जो कि 1947 में आया। देन हमारा C122 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड ट्रिपाइट कंसल्टेशन, ये गवर्नेंस है ना, कि गवर्नेंस जब हैंडल करती है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें, और कौन सा रेटिफाइड नहीं है, लेबर इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि आपको पता हमारी इंडिया इतनी अनऑर्गेनाइज है एग्रीकल्चर में कि उसको इतना इजीली फॉलो करवाना इजी नहीं है, ठीक। देन ILO 2, अब कौन कौन से ऐसे ILO से डायरेक्ट लेबर लॉ आए, आपको पता है C100 है जो कि ऑलरेडी रेटिफाइड है, उससे डायरेक्ट हमारा है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, आई ऑलरेडी कवर्ड दैट एक्ट। मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो हमारा C183 103, उससे आया हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। देन C1R ऑफ वर्क इंडस्ट्री, इससे आया हमारा फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। देन करंट अफेयर की अगर बात करूं मैं, तो आपको पता है मॉडर्न डिक्लेरेशन, अगर बात करो कंटेनरी डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क 2019 में इसको 100 साल हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था। कन्वेंशन नंबर 190 वायलेंस एंड हरासमेंट 2019 में आया, ये आपको पता होना चाहिए। देन अब गिलबर्ट ए फंगो जो डायरेक्टर जनरल है अफ्रीकन की हिस्ट्री में पहली बार बने हैं, जो कि 2022 से अभी भी अगर क्वेश्चन आए तो अभी भी यही है, ठीक है। OSH में अगर आप बात करो तो ये हमारा जो नया मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी हमारा OSH जो वाला है वो हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक ILO डाटा अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने कितनी अभी तक टोटल जो रेटिफाइड है, जब प्रिंसिपल फंडामेंटल तो सिर्फ 6 है, लेकिन टोटल रेटिफाइड कितने 47 कन्वेंशन है, और उसके इंक्लूड करें तो एक प्रोटोकॉल है। अगर बात आती है कि C087 जो हमारा जो प्राइमरी फंडामेंटल कन्वेंशन है 098 जो कन्वेंशन है वो क्यों रेटिफाइड नहीं है, मतलब कन्वेंशन 87 और 98 क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया के लॉ क्या है, उन्होंने क्या किया कि इंडिया के लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है गवर्नमेंट सर्वेंट को फ्रॉम सर्टेन यूनियन एक्टिविटी, मतलब आप नहीं कर सकते, जैसे कि इमरजेंसी है, ठीक है, तो वहां पे तो इसकी वजह से ये हमारा रेटिफिकेशन नहीं हो पाया। आपको पता है इंडिया ने रेटिफाइड किया है C132 मिनिमम एज या C182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड 2017 में, तो ये आपके थोड़े ILO डाटा है जैसे पूछ सकता है वो। एंड C185 सी फेरियर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट कंट्री है जिन्हें बायोमेट्रिक सी फेरियर आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कन्वेंशन किया है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों हमारा पहला कन्वेंशन है। मेजर ILO रिपोर्ट एंड 2026 इनिशिएटिव वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक है जो WISO है, वो पब्लिश एनुअल कौन करता है, ILO करता है साल में एक बार। ग्लोबल वेज रिपोर्ट में क्या करते हैं आप, रियल वेजेस को ट्रैक करते हैं। देन केयर ऑफ एट वर्क रिपोर्ट फोकस ऑन मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बेनिफिट। ग्लोबल कोalition सोशल जस्टिस जो कि 2023-2024 इनिशिएटिव बाय डीजो रिड्यूस ग्लोबल इनइक्वालिटी, तो ये जो हमारी रिपोर्ट आई है मेजर वो। देन कम टू द
फाइनल पॉइंट्स क्या है हमारा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ लेबर। देखो हमने जनरली सारे लॉ पढ़े हैं, तो अगर आपको ये सारा मैं बोल रही हूँ सारा रिपीटेटिव है, अब वही हम एक जगह पढ़ेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है हमारे लेबर। फर्स्ट वन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। जब हमने चाइल्ड वाला एक्ट पढ़ा था तो आपको पता है कि चाइल्ड कौन होता है, बिलो द 14 ईयर्स, तो कंप्लीट नॉन नेगोशिएबल प्रोविजन एंड ऑक्यूपेशन प्रोसेस। तो उस एक्ट में क्या था, जो चाइल्ड प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट था, उन्होंने बोला कि उन्होंने कंप्लीटली प्रोविजन ही किया था। उन्होंने क्या किया कि यस आप हजारियस प्रोसेस में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशन होगी जब चाइल्ड भी कर सकता है। लेकिन अब हमारा क्या आया, जो ओएसएस कोड आया उसने कंप्लीटली इसे प्रोपेट कर दिया कि चाइल्ड कहीं काम कर ही नहीं सकता। एक्सेप्शन है फैमिली एंटरप्राइज, वो भी आफ्टर द स्कूल आवर्स और वर्क एज ए ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट, ठीक है। देन कम टू द एडोलसेंट 14 to 18 years, the law the state does not ban their work completely। उन्होंने बोला जो एडोलसेंट है जो 14 to 18 ईयर के बीच में, वो कंप्लीटली बैन तो नहीं है, लेकिन हम उन्हें कहीं हजारिस प्रोसेस में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो प्रोविजन कहाँ था, हजारिस ऑक्यूपेशन प्रोसेस में, जैसे माइंस हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, बीड़ी मेकिंग हो गई, ठीक है। देन रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सिंस इम्पॉसिबल ड्यू टू द पॉवर्टी, मतलब हम इसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी है। तो लोग जो डेथ है या डिसीज हो रही है उनसे नॉन हजारियस में अलाउड कर दिया कि यस एडोलसेंट नॉन हजारियस प्रोसेस में काम कर सकते हैं। देन कम टू द फीमेल लेबर फ्रॉम प्रोटेक्शन टू पैरिटी। आपको पता है कि पहला जो लॉ था वो उसने बैन कर रखा था वुमेन को वर्किंग बिटवीन शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक, लेकिन नया लॉ आया उसने बोला नहीं, हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। वुमेन कैन वर्क नाइट शिफ्ट इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, बट कंडीशन आपकी एक रहेगी, मतलब कंसेंट रहेगा, मतलब आपसी सहमति रहेगी इन सब्जेक्ट टू एम्प्लॉय प्रोवाइड, और आपको उसके साथ साथ उसके मैंडेटरी सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एडुकेट सिक्योरिटी दें तो वो काम कर सकती है, ठीक है। क्रैश मैंडेट किया। देखो अभी हमने चाइल्ड का पढ़ा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ लेबर, अब फीमेल का पढ़ रहा है। तो पहले क्या था कि जैसे फैक्ट्री एक्ट की बात करूं तो उसमें 30 था, प्लांटेशन में 50 था, कि जहां पर वुमेन काम करती है वहां पर क्रैचेज होना चाहिए हर 30 पे एक वुमेन को। लेकिन अब क्या नया रूल आया कि कोई भी स्टैब्लिशमेंट हो जहाँ 50 या उससे ज्यादा वर्कर हैं तो वहां पर आपको क्रैचेज फैसिलिटी देनी पड़ेगी, भले एक विमेन काम कर रही हो, 49 मेल वर्कर हो। गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल इफ विमेन डेंजरस ऑपरेशन बट रेदर देन बैनिंग देम फोकस इज ऑन एम्प्लॉय प्रोवाइड एडुकेशन। उन्होंने बोला कि वुमेन को फ्रेम कर दिया कि यस डेंजरस ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बैन नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस क्या है कि उन्हें एडुकेट, सेफ गार्ड प्रोवाइड करो, सेफ्टी करो, वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलग टाइप, ट्रिपाइट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हमने ट्रिपाइट स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। प्रिंसिपल एम्प्लॉय क्या है, एक्चुअल ऑनर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अगर आपने नहीं है तो आप जाके कॉन्ट्रैक्टर एक्ट पढ़। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, मिडिल मैन वो हायर एंड सप्लाई द वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या होता है, इंडिविजुअल डूइंग द जॉब। 2026 स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड अगर मैं बात करूं अभी जो आया है, तो अगर आप उसमें बोले कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है 1970, उसमें क्या था कि जहां 20 वर्कर हैं वहां पे अप्लाई होगा। लेकिन ओएसएस कोड के अंदर पार्ट 1 चैप्टर 11 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहाँ अप्लाई हो रहा है, जहां 50 या उससे ज्यादा वर्कर हो रहे हैं। ये हुआ क्यों, क्योंकि देखो आपको ना ये थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया कि ये आप 20 बड़ी फैक्ट्री खोलोगे तो नहीं, आप कम से कम 50 हो तभी ये सारी रूल रेगुलेशन आप फॉलो कर सकते हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो से छोड़ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपको वेज दे रहा है, आपको स्ट्रेचरी इंटरमोडल वेलफेयर नहीं दे रहा है, तो अब कौन देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लीगल ग्राउंड है वो प्रोवाइड करे आपको वेलफेयर फैसिलिटी। देखो ये मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल एम्प्लॉय इंश्योर ओवरऑल क्राइम एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वेज बेनिफिट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हायर करता है, मैनेज करता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली सुपरवाइजर पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या होता है, लेबर्स, ठीक है, रिसीव डायरेक्टिव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ये है। तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी होगी, अब सारी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट। देन कम टू द पीवाईक्यू सेशन। अब देखो हमने ऑलमोस्ट सारे लेबर वेलफेयर फंडामेंटल कंप्लीट कर लिए। अब उनके बारे में मुझे बच्चों बताना ऑन सीरियस नोट आपके 20 पीवाईक्यू में से कितना आपको आया है, ठीक है। अब मुझे शेयर करिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी क्लासिफाइड लेबर वेलफेयर इनटू स्टैट्यूटरी वेलफेयर म्यूचुअल कैटेगरी। ये आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है रेक कमिटी तो है नहीं, और मालवीय कमिटी है, व्हाइटली कमीशन एंड अडारकर कमिटी। तो आपको पता है मालवीय कमिटी थी 1969 में आई थी, जिसे हम लेबर वेलफेयर कमिटी बोलते हैं। इसने हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। तो योर आंसर द
concept of treating labor welfare as a social medication to cure industry disease like a fatigue was strongly advocated by किसने? एनएम जोशी ने कहते ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि अब ऑफ द वेजेज आपको मिलना चाहिए। रॉयल कमीशन लेवल व्हाइटली कमीशन ने ये बोला था कि यस कि आप एज ए लेबर वेलफेयर को एज ए सोशल मेडिसिन की तरह ट्रीट करो, जैसे कोई इंडस्ट्री डिसीज फैटिग कम हो सकती है। ठीक है, सेकंड एशिया कमीशन लेवल में आपको पता है जिनकी वजह से रविंद्र वर्मा थे, उन्होंने आपके 4 कोड आए, अर्थर जेम्स स्टोन ने डेफिनेशन दी थी। ठीक है, then come to the question number 3. According to Arthur John Stone, which of following not a consider as a welfare measure? सब सो मैंने आपको 2 नाम बताए और ये रिपीटेड में आया हुआ है, यही मैंने बोला। उन्होंने क्या बोला कि कौन सी ऐसी चीज है जो कंसिडर एज ए वेलफेयर मेजर नहीं करी जाती? सब्सिडाइज कैंटीन, रीडिंग रूम फॉर वर्कर, इफ फैसिलिटी दैट नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री, एक्स्ट्रा मोडल। अब मैंने आपको बताया कि इसका आंसर होगा सी, कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो नेसेसिटी है इंडस्ट्री के लिए वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वेलफेयर, जैसे आपने कहीं बोला हेलमेट है तो वो सेफ्टी है ना, वो तो नेसेसिटी है, वो वेलफेयर नहीं है। तो योर आंसर इज सी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is an example of extramural welfare facility? मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो इनसाइड द फैक्ट्री हो वो इंट्रा है और आउटसाइड द फैक्ट्री हो वो एक्स्ट्रा है। तो आप मुझे बताइएगा कौन सी चीज है जो इसमें एग्जांपल है एक्स्ट्रा मोडल को? देखो, फर्स्ट एड वर्क्स इनसाइड द फैक्ट्री, रेस्ट सेलर इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द फैक्ट्री, वर्कर हाउस कॉलोनी, एंड वर्कर हाउस कॉलोनी क्या होगी? आउटसाइड द फैक्ट्री होगी ना, क्योंकि कॉलोनी है जो सेपरेट कंपनी से बाहर है, मशीन सेफ्टी गार्ड अंदर है। तो योर आंसर इज सी। तो आई होप अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी पीवाईक्यू इनकरेक्ट नहीं जाएगा। Then come to the question number 5. Facility provided trade union for their member through the subscription fund are known as. तो मैंने आपको बताया कि कौन सा ऐसी ट्रेड यूनियन है जो उन्हें सब्सक्रिप्शन फंड की तरह हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो कौन सी होती है? देखिए, स्टैच्यूटरी वेलफेयर नहीं होती। स्टैच्यूटरी वेलफेयर को होती है जो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है, जो इम्प्लॉय करता है। पंडाटिकल वेलफेयर, जो मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी को हम ये वेलफेयर बोलते हैं। देन जैसे कि एजेंसी होगी एम्प्लॉयर, देन वॉलंटरी, देन एम्प्लॉय जो हमारा होता है, म्यूचुअल वेलफेयर एंड वॉलंटरी वेलफेयर। तो योर आंसर इज सी, म्यूचुअल वेलफेयर, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल वेलफेयर ये जो ट्रेड यूनियन क्या करती है, अपने वर्कर से कलेक्ट करती है, देन उन्हें फंड प्रोवाइड कराती है। तो इसका सेल्फ हेल्प है म्यूचुअल जो बोलते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. थ्योरी एंड इट्स मोटिव. पुलिस थ्योरी अगर मैं बात करूं तो पुलिस थ्योरी हमारी किससे आएगी? ए का हो जाएगा फियर। तो 2 जगह फियर है, तो अभी हम रोकते हैं 2 जगह। प्लेकेटिंग थ्योरी क्या होती है? अपीजमेंट। ठीक है, देन फंक्शनल थ्योरी होती है एफिशिएंसी। तो आपको पता है पहला ही है, क्योंकि याद रखिए प्लेकेटिंग थ्योरी क्या कहती है कि आपको छोटा मोटा जब आपको लगता है कि वो स्ट्राइक ना कर दे, इसलिए आप उसे क्या करते हो, थोड़ा सा एज ए थोड़ा टोकन ऑफ वेलफेयर दे देते हो। फंक्शन क्या होता है? एज ए इन्वेस्टमेंट, आप उसको इफिशिएंसी का अगर आप अच्छा से इन्वेस्ट करोगे तो वो अच्छा सा रिटर्न देगा। देन ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. दिस थ्योरी व्हिच अज्यूम दैट एम्प्लॉयर होल्ड द इंडस्ट्रियल वेल्थ एज ए कस्टोडियन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, कौन सी थ्योरी है? ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी है। ट्रस्टीशिप थ्योरी है। क्योंकि देखो, फ्रेंडशिप थ्योरी क्या है कि ह्यूमन की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, जो क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। पब्लिक रिलेशन क्या होती है? मार्केटिंग में ब्रांड बनाने के लिए। फंक्शन थ्योरी क्या होती है? इफिशिएंसी, कि बेटर करोगे तो प्रोडक्टिविटी। तो आपका आंसर है सी। योर आंसर सी, ऑलवेज लिंक ट्रांसलेटिव कस्टोडियन। Then come to the question number 8. Which principle state that labor welfare cannot be used an excuse to pay worker below the legal minimum wages? उन्होंने बोला कौन सा प्रिंसिपल है? 2 बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वो है जो आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि यस हम अच्छा लेबर वेलफेयर दे रहे हैं तो हम उन्हें मिनिमम वेजेस दे सकते हैं। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी में क्या होता है कि आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, फैमिली सबको देना। तो ये तो है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी वेज है कि आपको एडुकेट वेज देना है, उसके बाद ही आप वेलफेयर दे सकते हो। तो योर आंसर इज बी। ठीक है, नॉन सब्स्टिट्यूट। देन क्वेश्चन नंबर 9. The anti-alienation approach aimed at restoring worker dignity from being treated as a cog in machine. मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था कि ये ऐसा अप्रोच है जो हम वर्कर की डिग्निटी को उसे एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, उसको बैक लेके आते हैं, जैसे कोग इन मशीन की तरह जो हम ट्रीट करते हैं ना, उसकी तरह नहीं है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो रीपर्सनलाइजेशन है, मतलब दोबारा से उसको फील करवाना एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो हमारा कहलाता है श्योर वर्कर फील है ह्यूमन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Assertion. Public relation theory focus primarily on the internal job satisfaction of worker.
रीजन, if view welfare as an investment to increase machine productivity, no। मैंने आपको बताया था जो पब्लिक रिलेशन थ्योरी है वो इंटरनल जॉब के लिए तो करती है, लेकिन वो बाहर के कस्टमर, शेयर होल्डर, उनके लिए भी फोकस रहती है। और ये वेलफेयर कैसे देखती है? एज ए इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज अ प्रोडक्टिविटी। तो अगर आप बात करो तो इसका क्या है? पीआर थ्योरी फोकस एग्जाम्पल, क्योंकि देखो ये क्या करती है? एज ए विंडो ड्रेसिंग दिखती है। मैंने कहा ना आप अच्छे से सजा के रखोगे दुनिया आपके पास आएगी। तो अब इसका ये नहीं है। वेलफेयर इन्वेस्टमेंट ये कौन सी थ्योरी थी कि इंक्रीज द मशीन प्रोडक्टिविटी, ये थी फंक्शनल थ्योरी। लेकिन हमारा जो पब्लिक रिलेशन थ्योरी है, पहला तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी देखती है। और ये व्यू एज ए वेलफेयर कैसे करती है? विंडो ड्रेसिंग, मतलब बाहर से सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, है ना, मार्केटिंग टूल है। तो आंसर इज। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Who founded the Social Service League in 1911 in Bombay, setting the gold standard of voluntary agency? आपको पता वॉलंटरी एजेंसी वेलफेयर था, तो वो किसने की थी? एनएम जोशी ने, जो फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ठीक है। एनएम जोशी ने करी थी और इन्होंने ये सोशल सर्विस लीग आया था, आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी पीपल को सारे रिपीटेड है। Then question number 12. The Labor Welfare Fund managed by State Labor Welfare Board is financed through the tripartite contribution. Who does not contribute? आपको पता है कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता? मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना 20 रुपए करता है, 5 से 10 करता है स्टेट, ट्रेड यूनियन नहीं करता। तो योर आंसर इज सी, ठीक है। Textile Labor Association founded in 1920 is the prime example which agency provide welfare। तो आपको पता है स्टेट एजेंसी तो है नहीं, वॉलंटरी एजेंसी है नहीं, क्या म्यूचुअल एजेंसी है, ट्रेड यूनियन है जो खुद से अपना करती है फंड और उसके बेसिस पे करवाती है। तो योर आंसर इज सी, क्योंकि ये क्या है? यूनियन लेड म्यूचुअल वेलफेयर के थ्रू होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन रेशियो इन नेशनल डेलीगेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? मैंने आपको बताया 2:1:1। इट मीन्स 2 गवर्नमेंट के। योर आंसर इज सी, ये आपका 2 हो गया आपका गवर्नमेंट का, 1 एम्प्लॉयर का, 1 वर्कर का। देन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया? कौन सा एक हमारा एक मतलब एग्जैक्ट सिद्धांत है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया? देखो, लेबर इज द प्राइमरी इकोनॉमिक कमोडिटी। वो क्या था? लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, ठीक है, ये था। पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। यस, ये हमारा एग्जैक्ट प्रिंसिपल है। ना तो ये था स्ट्राइक और ना ये, हमारे 4 थे जिसमें से हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया इज नॉट रेटिफाइड विच ऑफ फॉलोइंग कोर आईएलओ कन्वेंशन? कौन सा रेटिफाइड नहीं है? देखो, इक्वल रिमुनरेशन रेटिफाइड है और डिस्क्रिमिनेशन भी रेटिफाइड है आपका, 29 फोर्स लेवल भी है। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, 87 और 98, ठीक है, अनरेटिफाइड है हमारा ये वाला। Then come to the question number 17. Following the June 2020 ILC, how many category fundamental principle right and work exist? आपको पता है कितने अब हमारे पास? अगर हम बातें, पहले हमारे पास 8 थे, मतलब 4 थे जिसमें 8 कन्वेंशन थे। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 कैटेगरी है जिसमें हमारे 10 कन्वेंशन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और नया कन्वेंशन कौन सा है? C155 and 187। Then come to the question number 18. In which year did India ratify the core ILO Convention 138 minimum age and 182 worst form of child labor? तो आपको पता है ये कब हुआ? 2017 में। अभी यही सबसे लास्ट हमारा भी रेटिफाइड हुआ है, तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19। अंडर द OSH कोड 2020 एज ए वेलफेयर ऑफिसर मैंडेटरी स्टैब्लिश्ड एम्प्लॉय। तो पहले क्या था? फैक्ट्री एक्ट के अंदर 500 था, लेकिन अब OSH कोड के अंदर 250 वर्कर है। तो योर आंसर इज बी। Then come to the question number 20. Under the OSH code 2020, what is the threshold providing a mandatory canteen? तो आपको पता है जो मैंडेटरी कैंटीन अब कितना हो गया? 100 है, लेकिन पहले की बात करें तो 250 है। तो अगर कहीं OSH कोड दे तो आपका आंसर अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, कहीं फैक्ट्री एक्ट दे तो आपका आंसर आउटडेटेड होना चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. Under the OSH code 2020, a crèche must be provided by establishment in employ 30 फीमेल वर्कर, ये था हमारा फैक्ट्री एक्ट में। 50 फीमेल वर्कर, ये हमारा था प्लांट में। लेकिन 50 टोटल वर्कर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। यस, योर आंसर इज सी। तो न्यू कोड ने बोला कि अगर वर्कर यूनिवर्सली है तो यार होना चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2020. अंडर द चाइल्ड एंड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2017 एन एडोलसेंट इज लीगली डिफाइंड एज ए पर्सन एज। तो आपको पता है बिटवीन 14 to 18 होना चाहिए। योर आंसर इज ए। देन कम टू द 23. Assertion. Adolescents are totally prohibited from working in any occupation in India. Reason. The state allowed them to work but prohibit hazardous work. देखो, पहला तो आपका गलत है, टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। रीजन, स्टेट अलाउड, यस, वर्क अलाउड कर रही है, लेकिन हजारियस वर्क में
नहीं करती है। तो आपका ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है। योर आंसर इज डी। तो चिल्ड्रन प्रोहिबिटेड है, लेकिन एडोसेंट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम हजार्ड ओनली है। ठीक है, यहाँ पे एडोसेंट की जगह अगर चाइल्ड होता तो आपके दोनों आंसर रीजनिंग करेक्ट। Then come to the question number 24. In contract labor, if a contractor failed to provide a statutory welfare amenity, whose ultimate legal responsibility? तो मैंने आपको पहले बताया ultimate responsibility किसकी है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। Then last question. Regarding female labor, what is the current statutory stance and night shift work under the OSH code? तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं तो absolute provision between 7 PM 6 AM ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो पहले था। Permitted only IT sector, no, नहीं, ये भी नहीं है। Then permitted subject to explicit consent, safe transportation, yes। आप वो मतलब नाइट शिफ्ट वर्क कर सकती है, लेकिन आपको उनका कंसेंट और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तब वो परमिटेड है। तो योर आंसर है सी। ठीक, आज आपका जो है लेबर वेलफेयर का जो फंडामेंटल है वो आज आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट में मैं आपको इंडस्ट्री हेल्थ हाइजीन कराऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सीडेंटल सेफ्टी कराऊंगी, उसके बाद ऑक्यूपेशन डिसीज, देन सोशल सिक्योरिटी। मतलब लमसम आप मान के चलिए 6 वीडियो में आपका यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमें बहुत डिटेल वर्जन बनाया है। और एक चीज और, आप अच्छे से पढ़िए, वेट करिए, अभी मेरी हेल्थ सही नहीं है, फिर भी मैं आपका सिलेबस करा दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग एक्चुअली में स्टडी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।